Impact of LPG policy changes on business and industry. Yesterday we have studied liberalization policy 1981, under which we have studied LPG, liberalization, privatization and globalization. So LPG policy of government has made a significant impact on the working of enterprises in business and industry. LPG के आने के बाद हमारे देश में क्या इम्पैक्ट पड़ा, इंडस्ट्रीज पे और बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Following are some of the challenges faced by the business industries. First, increasing competition, change in rules of industrial licensing and entry of foreign firms. क्योंकि LPG में हमने कहा लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से कोई भी इंडस्ट्री कितनी भी साइज स्केल तक बिजनेस कर सकती है, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाहर की फॉरेन करेंसीज ने हमारे देश में आना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कंपटीशन का लेवल इंक्रीज़ हुआ. So that was the impact of LPG on our business and industries. Especially it increased the competition for Indian firms, especially in service industries such as banking, communication, health, etc. Second, more demanding customers. Due to increase in the competition, अब competition increase होने की वजह से ये सारे आगे इफेक्ट पड़े हैं. Second effect is more demanding customers. Due to increase in the competition, wider choice of the production. Wider choice of the products are available into the market. As a result, customers are becoming more choosy, as he is now regarded as the king of the market. क्योंकि डिमांड बढ़ने लगी कस्टमर की, और जब कंपटीशन बढ़ा तो सब लोग अपने सामान को बेचने के लिए कस्टमर्स को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया. कस्टमर्स को जब एक ही चीज़ इतने लोग सप्लाई कर रहे हैं तो वो चूज़ करने लगे कौन सी बेटर है. इसकी वजह से कंपटीशन का लेवल बढ़ा, साथ ही साथ डिमांडिंग कस्टमर्स हो गए. अब रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, कंपटीशन बढ़ चुका है, कस्टमर्स डिमांडिंग हो चुके हैं, वो पुराने मेथड से बनी हुई चीज़ को बार बार नहीं लेना चाहेंगे, और इसलिए टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना ज़रूरी हो गया ताकि वो कंपटीशन को फेस कर सके बिजनेसमैन. तो रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इंक्रीज कंपटीशन इन मार्केट फोर्सेस द फर्म्स टू डेवलप न्यू वेज टू survive and grow in the market. Due to this, smaller firms face tough challenges for transformation in process, technology, machines and products. क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, उसको फेस करने के लिए बेटर प्रोडक्ट बनाना ज़रूरी है, उसके लिए बेटर टेक्निक्स चाहिए. तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो तो उसको एक्सेप्ट कर पाई आसानी से, लेकिन स्मॉल फर्म्स के लिए इसको एक्सेप्ट करना और उसको इस डिमांड को पूरा करना संभव नहीं हो पाया. नाउ फोर्थ, नेसेसिटी फॉर चेंज, रैपिड चेंज इन द मार्केट forces the enterprises to continuously modify their operations. क्योंकि इकॉनमी बहुत फास्ट मोड से चेंज हो रही थी, तो सब बिजनेसमैन के लिए कंपल्सरी हो गया कि वो इकॉनमी के साथ चले, अपनी पुराने टेक्निक्स को छोड़ के नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करें, नए वेज और मेथड ऑफ प्रोडक्शन और मार्केटिंग को अडॉप्ट करें. नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, और जब नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करने की बात आई तो फिर ज़रूरी हो गया कि जो हमारे पुराने ह्यूमन बींग्स हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, उनको इस लेटेस्ट टेक्निक्स से और न्यू मेथड से अवेयर करवाया जाए, और ऐसे लोगों को चुना जाए जो ऑलरेडी कॉम्पिटेंट हैं और ग्रेटर कमिटमेंट्स हैं. थस दिस विल डेवलप द ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंक्रीजिंग. देन मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट की जो बिजनेसमैन की सोच है वो चेंज हो गई. पहले बिजनेसमैन जो चाहता था वही बनाता था और बिक जाता था, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लायर्स नहीं थे और कस्टमर्स अवेयर नहीं थे. लेकिन अब क्योंकि सप्लायर्स ज़्यादा हो गए हैं, कंपटीशन बढ़ चुका है, कस्टमर्स अवेयर हो चुके हैं, इसलिए मार्केट का फोकस चेंज हो गया. क्या हुआ चेंज? अर्लियर फर्म्स यूज्ड टू प्रोडक्ट फर्स्ट एंड देन सेल गुड्स इन द मार्केट, बट नाउ in the fast changing world, production oriented techniques have changed to market orientation, where firms first of all study the market, analyze the market and then produce goods according to the need and requirement of customers. Loss of budgetary support to the public sector, because this investment की पॉलिसी फॉलो की प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने, और बहुत सारे अपने जो पब्लिक सेक्टर्स थे उन सबको प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया. साथ में जो पब्लिक सेक्टर रह गए थे उनको टारगेट दिया गया और उस टारगेट को पूरा करना उनके लिए जिम्मेदारी बन गई.
और धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अपने बजटरी सपोर्ट कम कर दिया, फाइनेंसिंग कम कर दी है और सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए प्रमोट किया सबको. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट फॉर फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर आउटलेज हैज डिक्लाइंड ओवर द ईयर. Public sector undertakings have realized that in order to survive, they will have to develop their own resources and be more efficient. So, these are the impact of LPG policy changes on business and industry. Now, next, that is a recent topic, demonetization, which we have studied in the economics also. डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है हमारे देश में जो करेंसी प्रिवेल कर रही है उनमें से कुछ करेंसीज के अस्तित्व को ख़त्म कर देना, उनकी जो लीगल एक पोजीशन है उसको ख़त्म कर देना. ये कई पर्पज़ से किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द मीनिंग. डीमोनेटाइजेशन इज़ द एक्ट ऑफ स्ट्रिपिंग और डिसकंटिन्यूइंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल. मीन्स हमारे देश में जो करेंसी का यूनिट है, किसी एक करेंसी को उसके लीगल स्टेटस से हटा देना, मीन्स उसका लीगल स्टेटस ख़त्म कर देना. और जब डीमोनेटाइजेशन का डिसीजन लिया जाता है तो वो करेंसी मार्केट से आउट हो जाएगी, उस मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी. इट यूजली अकर्स व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन करेंसी बाय द गवर्नमेंट. ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी द करेंसी दैट हैज़ लॉस्ट इट्स लीगल स्टेटस इज़ डिपॉजिटेड विद बैंक एंड रिप्लेस विद करेंसी दैट इज़ स्टिल वैलिड. तो ये हुआ था जब डीमोनेटाइजेशन हुआ और 500 और 1000 रुपये के नोट बंद किए गए तो लोगों ने पुराने नोटों को बैंक में जमा किया और बैंक से उसके बदले में न्यू करेंसी रिसीव की. देन अ लॉट ऑफ, फॉर एग्जांपल, बट अ लॉट ऑफ कंट्रीज हैव ट्राइड डीमोनेटाइजेशन एंड व्हाइल इट वर्कड वेल फॉर सम कंट्रीज एंड इट डिडंट वर्क फॉर अदर्स. तो डीमोनेटाइजेशन का डिसीजन सभी देशों के लिए बेटर होगा ये कहना मुश्किल हो सकता है. एग्जांपल है यहाँ पे, नाइजीरिया ने अपनी करेंसी जब बंद की तो उन्होंने 1984 में इनकी इकॉनमी, जब उन्होंने करेंसी बंद की, न्यू करेंसी लेके आए, पुरानी करेंसी को बैन किया तो उनकी पूरी इकॉनमी कोलैप्स हो गई थी और इसके बाद वो बेड रिडन तक हो गए, डेट रिडन हो गए, हाई ऑन इन्फ्लेशन. ऐसे म्यांमार मिलिट्री इनवैलिडेटेड अराउंड 80% वैल्यू ऑफ द मनी टू कर्ब ब्लैक मार्केट. नाउ डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया. हमारे देश में भी डीमोनेटाइजेशन हो चुका है, 3 बार हो चुका है. फर्स्ट डीमोनेटाइजेशन इन 1946 बिफोर जस्ट इंडिपेंडेंस एंड सेकंड वन इन 1978. ऑन बोथ द ओकेजन द रीज़न वाज टू कम्बैट ब्लैक मनी दैट वेंट सर्कुलेटिंग वाइड एंड लार्ज. जो ब्लैक मनी बढ़ गई थी उसको कम करने के लिए डीमोनेटाइजेशन किया गया. उसके बाद रिसेंटली 8 November 2016, that date is important. 8 November 2016, India witnessed its third phase of demonetization, where Prime Minister Narendra Modi banned 500 and 1000 currency notes with immediate effect. And with banning of 500 1000 notes, the currency moved one step towards digitalization. जब 500 और 1000 रुपये के नोट बंद हो गए, एक टाइम दिया गया एक्सचेंज कर सकते हो. तो जिन लोगों ने भी सारा जो धन छुपाया हुआ था, ब्लैक मनी था, उस सबको डिस्क्लोज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर वो छुपा के रखेंगे तो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए उनको डिस्क्लोज़ करना शुरू कर दिया एक टाइम लिमिट तक. और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने कहा कि बैंक में शॉर्टेज होगी पैसों की, पूरी इकॉनमी में, पूरी कंट्री में शॉर्टेज होगी पैसों की, तो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग को प्रमोट करने की कोशिश की मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप्स के थ्रू. सो ऑनलाइन वॉलेट रेफर्स टू an electronic device that allows individuals to make electronic transactions. The announcement of the demonetization of currencies has caused huge inconvenience to the people. जैसे हमने बोला कि देश में पैसों की कमी हो गई, ATM खाली हो गए, लोगों को लाइन में लगना पड़ा, the cash crunch हो गया, and cash crunch become a major problem due to the unavailability of small currency denominations. क्या मकसद था इसके पीछे? ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया, बिकॉज ये बहुत रिसेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है. अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी वाज 6 ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए इसमें. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, इट इज़ एन अटैम्प्ट टू मेक इंडियन करप्शन फ्री. इंडिया को करप्शन फ्री बनाया जाए. वही हमने बोला कि जिन लोगों ने पैसा इधर उधर छुपाया हुआ है, ब्लैक मार्केट रखा हुआ है ब्लैक में, वो सब डिस्क्लोज करना शुरू कर दे, जिससे करप्शन कम हो जाए. इट इज़ डन टू curb the black money, to control
escalating price rise, इन्फ्लेशन को रोकना, टू स्टॉप फंड्स फ्लो टू इलीगल एक्टिविटी, जो अवैधानिक जो इलीगल एक्टिविटीज़ में जो फंडिंग हो रही थी वो बंद हो गई क्योंकि करेंसी चली नहीं रही कहीं पर, टू मेक पीपल्स अकाउंटेबल फॉर एवरी रुपीज़ दे पजेस एंड पे इनकम टैक्स रिटर्न, जितने भी ये प्रमोट किया गया लोगों को कि आप डिस्क्लोज कर दीजिए, अदरवाइज़ तो करेंसी बेकार है जो आपने छुपा के रखी हुई है, बेटर है आप गवर्नमेंट को डिक्लेयर कर दो और गवर्नमेंट जो वैली जो टैक्स बनता है वो टैक्स ले लेगी, बाकी आपका पैसा वापस कर देंगे. It an attempt to make a cashless society and create a digital India. That is also the main purpose. कि जब शॉर्टेज हो गई कैश की कंट्री में और लोगों के पास पैसा कम रहा तो फिर गवर्नमेंट ने प्रमोट किया ई पेमेंट्स को. तो these are 6 more than also objective behind the demonetization in India. So from this point of view, our third chapter of business studies is also finished.